अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 चल रहा था जी अबाउट सेल साइकिल। हमने पढ़ लिया था मियोसिस वन को। अब हमने पढ़ना है जी मियोसिस टू को। जी हमने मियोसिस वन के नतीजे में दो सेल्स बना लिए थे, दोनों के अंदर एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया था, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका था। अब हमने उनमें करवानी है जी मियोसिस टू। मियोसिस टू से पहले बेटा होता है जी इंटरफेज़। सारी बात है, हर डिवीजन से पहले इंटरफेज़ होता है, लेकिन इसके इंटरफेज़ में एस फेज़ नहीं होता। एस फेज़ क्यों नहीं होता इसके इंटरफेज़ में बेटा? एस फेज़ में हम, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि एस फेज़ में हम करते हैं जी डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए को डबल करते हैं। तो बेटा देखें ज़रा, डीएनए तो ऑलरेडी डबल है, क्योंकि क्रोमोसोम को अगर आप देखें तो क्रोमोसोम तो ऑलरेडी दो उसके सिस्टर क्रोमाटिड्स बने हुए हैं। ऑलरेडी क्रोमोसोम डबल फॉर्म में, यानी सिस्टर क्रोमाटिड उसके साथ है। हमने मियोसिस वन के दौरान जब उसकी रिप्लाई एप्लीकेशन की थी, जब हम क्रोमोसोम पर सिस्टर क्रोमाटिड्स बनाए थे, तो हमने तो मियोसिस वन के दौरान सिस्टर क्रोमाटिड को अलहदा किया ही नहीं। अभी भी क्रोमोसोम को आप देखें तो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड उसके अटैच हैं, यानी हमने सिस्टर क्रोमाटिड को तो अलहदा नहीं करवाया था मियोसिस वन में। अभी भी एक क्रोमोसोम ऑलरेडी डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, ठीक है, ऑलरेडी रेप्लिकेटेड फॉर्म में है, तो हमें एस फेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एस फेज़ के अंदर हम डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते थे, क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स बनवाते थे। लेकिन अब तो ऑलरेडी क्रोमोसोम पहले से ही हमने मियोसिस वन के दौरान जो सिस्टर क्रोमाटिड बनवाए थे उन्हें यूज़ ही नहीं किया अभी, क्योंकि हमने तो सिस्टर क्रोमाटिड को मियोसिस वन में अलहदा किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम को अलहदा किया था। तो इसके अंदर एस फेज़ मौजूद नहीं है। हमारे पास होमोलोग दो सेल्स हैं जी, उनके अंदर एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। सबसे पहले वो प्रोफेज़ टू करेंगे। प्रोफेज़ टू के दौरान क्रोमाटिन क्रोमोसोम में, इसकी डिटेल नहीं है आपकी बुक में, सिर्फ डायग्राम ही करनी है, ठीक है। आपकी बुक में उसने सेम कहा हुआ है कि वैसे ही होती है जैसे माइटोसिस होती है, लेकिन मैंने फिर भी डायग्राम्स बना दिए ताकि बच्चों को ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो जाए। आपकी बुक में तो सिंपल लिखा हुआ है कि सारे स्टेप्स माइटोसिस जैसे ही हैं। अच्छा जी, क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा जी। आप प्रोफेज़ टू में देख रहे हैं जी, दो क्रोमोसोम, एक सेल में एक क्रोमोसोम, दूसरे सेल में दूसरे क्रोमोसोम। मेटाफेज़ टू में वो क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज कर दिया जाएगा और माइटोटिक अपरेटस आकर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जो हमने अपरेटस बनाए थे, यानी पोलर जो काइनेटोकोर फाइबर है वो काइनेटोकोर पॉइंट पर, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में इंटरडिजिएट यानी आपस में अटैच हो जाएंगे। और कहता था हमारे पास एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी हमारे पास हमने प्रोफेज़ टू के अंदर क्रोमाटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लिया, मेटाफेज़ टू में क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज कर दिया। एनाफेज़ टू के दौरान अब सेंट्रोसोम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सिस्टर क्रोमाटिड्स को पकड़कर, एक ही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमाटिड्स को पकड़कर अलहदा कर देंगे। दो सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। दोनों के गिर्द क्या बना दी जाएगी बेटा? न्यूक्लियर इन्वेल्व बना दी जाएगी। इसके नतीजे में हमारे पास एक सेल में कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं जी? दो न्यूक्लियस। उसके बाद बेटा साइटोकिनेसिस होगी, सेंटर से क्लीवेज फिर हो यानी कट लगेगा, और एक सेल कितने में डिवाइड हो जाएगा? दो में। तो क्योंकि हमारे पास दो सेल्स थे तो हमारे पास ओवरऑल सेल कितने हो गए हैं जी? चार। तो अगर हम मियोसिस वन से देखें तो हमने एक सेल से स्टार्ट किया था, हमारे पास एंड मियोसिस टू के बाद कितने सेल्स हो गए हैं जी? चार। और क्रोमोसोम नंबर सबके अंदर क्या हो चुका है जी? हाफ। हालांकि मियोसिस टू में क्रोमोसोम नंबर वही रहा है। असल में जिस चीज़ ने मैंने स्टार्ट में बताया था लेक्चर के कि जिस चीज़ ने क्रोमोसोम नंबर कम करना है वो मियोसिस वन है, क्योंकि मियोसिस वन ही असल में रिडक्शन डिवीजन है। इस चीज़ को दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। मियोसिस वन के नतीजे में हमने दो सेल्स बना लिए थे, दोनों के अंदर एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम आया था। अब हमने मियोसिस टू करवानी है। मियोसिस टू से पहले उसका इंटरफेज़ होगा, लेकिन उसके इंटरफेज़ में एस फेज़ नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम ऑलरेडी रेप्लिकेटेड फॉर्म में है। क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमाटिड्स उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि मियोसिस वन के दौरान हमने सिस्टर क्रोमाटिड को एक दूसरे से अलहदा नहीं किया था। कहता है जी प्रोफेज़ टू के दौरान क्रोमाटिन क्रोमोसोम में चेंज होगा, मेटाफेज़ टू के दौरान क्रोमोसोम सेंटर में आ जाएंगे, एनाफेज़ टू के दौरान सेंट्रोसोम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सिस्टर क्रोमाटिड को पकड़ कर अलहदा कर देंगे। अब बेटा एक सेल में हमारे पास टीलोफेज़ में आके दोनों सिस्टर क्रोमाटिड के गिर्द अलग-अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। एक सेल में दो न्यूक्लियस बन गए हैं, साइटोकिनेसिस होगी, एक सेल दो में डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो सेल थे तो हमारे पास ओवरऑल सेल कितने हो जाएंगे जी? चार। बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पर आ जाए कि मियोसिस की अहमियत क्या है। तो मियोसिस की अहमियत दो लिहाज से है। पहली है जी सोर्स ऑफ रिकम्बिनेशन की। मियोसिस एक बेहतरीन सोर्स है नए कम्बिनेशंस का। कैसे? कहता है मियोसिस के दौरान दो इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से रिकम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं। एक इवेंट है जी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहता है जी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। कहता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जब अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं तो इससे वेरिएशन आती है। बेटा हर बार जब स्पर्म या एग बनता है ना, एक ही जानदार, एक ही पेरेंट के अंदर, यानी मेल या फीमेल के अंदर, जब हर बार एक ही मेल के स्पर्म या एक ही फीमेल के एग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्यों? हालांकि स्पर्म एक ही इंसान के हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर बार स्पर्म बनते वक्त क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट पॉइंट्स पर होती है, ठीक है। तो कहता है दूसरा सेपरेशन ड्यूरिंग एनाफेज। अब इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है, वो एनाफेज के दौरान डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं और डिफरेंट तरीके से सेपरेट होते हैं हर बार। यही वजह है कि हर बार एक इंसान में बनने वाला स्पर्म डिफरेंट होता है। एक तो जब भी स्पर्म या एग बनते हैं क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट पॉइंट्स पर होती है हर बार, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम
अलग तरीके से अरेंज होते हैं और अलग तरीके से सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो हर स्पर्म होता है उसका अपना एक कम्बिनेशन होता है। यही वजह है कि एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, यानी हमारे माँ बाप सबके सेम है लेकिन हम बहन भाई फिर भी सब आपस में डिफरेंट होते हैं। उसकी रीज़न यही है कि जब भी स्पर्म या एग बनता है तो पिछले स्पर्म के मुकाबले में डिफरेंट तरीके से बनता है। और वो डिफरेंट तरीके कैसे आते हैं, एक तो क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट पॉइंट्स पर होती है, एक तो क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट पॉइंट्स पर होती है हर बार, और दूसरा क्रोमोसोम की सेपरेशन डिफरेंट अंदाज में होती है। बेटा इन दोनों चीज़ों की वजह से ब्रदर और सिस्टर्स फ्रॉम सेम पेरेंट आर इवन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दूसरी चीज़ जो कि मियोसिस को बहुत कारआमद बनाती है या इफेक्टिव बनाती है वो है जी टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर आफ्टर एवरी जनरेशन। सपोज दैट कि अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर स्पर्म या एग माइटोसिस से बनते तो क्या होता। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में मेल में 40 क्रोमोसोम, फीमेल में भी 40 क्रोमोसोम। सपोज कि ये माइटोसिस से स्पर्म या एग बनाते हैं तो स्पर्म माइटोसिस में तो आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो स्पर्म में भी 46 होते हैं, एग में भी 46 होते हैं। तो बच्चों में आगे जाइगोट में कितने हो जाते हैं 92। और ऐसा नहीं होता है। स्पर्म और एग किस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से। देखिए मैंने टिक लगाया हुआ है नीचे, मेल में 46 फीमेल में 46। जब मेल स्पर्म बनाता है तो मियोसिस के जरिए बनाता है, 23 हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। फीमेल एग बनाती है वो भी मियोसिस के जरिए बनाती है, एग में भी कितने हो जाते हैं 23। और जब दोनों कंबाइन करते हैं तो बच्चे में कितने हो जाते हैं 46। तो कहते हैं अगर स्पर्म एग माइटोसिस से बनते होते तो हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता, और अब तक क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो अरबों में पहुंच चुका होता, मिलियंस बिलियंस में होता। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 46 ही है, क्योंकि स्पर्म और एग किससे बनते हैं जी, मियोसिस से। जब मेल स्पर्म बनाता है तो मियोसिस से बनाता है, क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाते हैं। फीमेल एग बनाती है तो मियोसिस से बनाती है, क्रोमोसोम नंबर 23। जब वो दोनों कंबाइन करते हैं तो फिर कितने हो जाते हैं जी, 46। बेटा उसके बाद आ जाता है जी एरर इन मियोसिस। कहता है जी मियोसिस में मिस्टेक किसी भी स्टेप पर हो सकती है अगर तो मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम इक्वली सेपरेट होते हैं। अगर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम इक्वली सेपरेट होते हैं तो इस चीज़ को बेटा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मियोटिक डिसजंक्शन। मियोटिक डिसजंक्शन, अगर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम इक्वली सेपरेट होते हैं तो इस चीज़ को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं जी, मियोटिक डिसजंक्शन। तब तो नॉर्मल रहते हैं हालात। लेकिन अगर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अनइक्वली सेपरेट हों, यानी एक साइड पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा चला गया, दो क्रोमोसोम ज़्यादा चले गए, कैसे चले जाते हैं ज़्यादा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है। होमोलोगस क्रोमोसोम ने कहाँ से जाना था जी, दरमियान से अलग होना था। एक होमोलोगस क्रोमोसोम ने उधर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ने उधर। लेकिन अगर स्पिंडल फाइबर किसी पॉइंट से टूट जाए तो पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर एक साइड पर चला जाता है। एक साइड पर 2n हो जाता है और दूसरी साइड पर 0 हो जाता है। यानी मैंने अक्सर क्लास में भी 18 चैप्टर में भी आपको बताया था कि अगर स्पिंडल फाइबर्स टूट जाएँ तो पूरे के पूरा क्रोमोसोम का पेयर एक साइड पर चला जाता है, जबकि दूसरी साइड को कुछ भी नहीं मिलता है। एक साइड पर 2n हो जाता है, दूसरी साइड पर 0 हो जाता है। तो अगर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अनइक्वली सेपरेट होते हैं तो इस चीज़ को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं जी, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। जिसकी वजह से किसी जानदार में क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी हो सकता है। अगर तो आपके पास ज़्यादा आ गए हैं और उस एग को फर्टिलाइज़ कर दिया गया तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, और अगर कम वाले एग को फर्टिलाइज़ कर दिया गया तो क्रोमोसोम कम भी हो जाएगा। तो कहता है अगर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या मिसिंग हो जाते हैं तो इसकी वजह से कई बीमारियां राइज करती हैं। कहता है अगर मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स अनइक्वली सेपरेट होते हैं तो बच्चे में क्रोमोसोम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके नतीजे में जो बीमारियां राइज करती हैं उन्हें सेंड्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेंड्रोम्स। सेंड्रोम्स का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़, यानी बहुत सी बीमारियों का मजमूआ। कहते हैं अब सेंड्रोम दो किस्म के क्रोमोसोम्स के हो सकते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX। तो सेंड्रोम्स यानी बीमारियां सेक्स क्रोमोसोम के लिहाज से भी हो सकती हैं और ऑटोसोम क्रोमोसोम के लिहाज से भी हो सकती हैं। बेटा अगर हम सबसे पहला सिंड्रोम देख लें तो सबसे पहला सिंड्रोम आ जाता है जी हमारे पास डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जिसको दूसरे वर्ड में मोंगोलिज्म भी कहते हैं। कहता है जी ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, यानी इसमें ख़राबी जो है ना वो सेक्स क्रोमोसोम में नहीं आती, वो किस में आती है जी, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में आती है। खराबी क्या है जी, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम एंड 21st क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, जिसकी वजह से बच्चे में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती कि ये ट्राइसोमी क्या है या 21st क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट। अगर आप डायग्राम में देखें बेटा तो ये एक साइड पर सपोज कर लें, ये जो ब्लैक वाली डायग्राम में 1 2 3 लिखा हुआ है, एक साइड पर मेल का मेकअप है, एक साइड पर फीमेल का मेकअप है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी आपकी जो लेफ्ट साइड पर है वो मेल का है और दूसरी साइड पर फीमेल का है। तो एक पहला क्रोमोसोम पेयर है ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाएंगे जी हम, 21st क्रोमोसोम तक। इसी तरीके से फीमेल में पहला, दूसरा, और कहाँ तक आ गए जी 21st क्रोमोसोम तक। जब बेटा स्पर्म या एग बनते हैं ना, जब स्पर्म या एग बनते हैं तो 21st ये जो एक साइड के पेयर हैं वो एक स्पर्म में चले जाते हैं, यानी
पहले पेयर में से एक क्रोमोसोम एक में चला जाएगा, एक एक में चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में से एक एक में, एक एक में। इसी तरह 21st क्रोमोसोम का पेयर जो है ना पूरा, उसमें से एक क्रोमोसोम एक स्पर्म में जाएगा और एक क्रोमोसोम एक स्पर्म में जाएगा। इसी तरीके से एग वाली साइड पर होता है कि पहले पेयर का एक क्रोमोसोम एक एग में, दूसरा दूसरे एग में, जैसे मैंने एरो से इंडिकेट किया हुआ है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब फीमेल के अंदर एग बनता है ना, तो 21st पेयर जो है क्रोमोसोम का, वो एक दूसरे से अलग ही नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक एग में आ जाता है। वो पूरा का पूरा किस में आ जाता है बेटा? एक एग में आ जाता है। बात समझने की कोशिश करें ज़रा कि स्पर्म वाली रहा तो ठीक है जी, 21st क्रोमोसोम अलहदा हो गया, एक एक स्पर्म में चला गया, एक एक स्पर्म में चला गया। लेकिन एग बना जब, तो पूरा का पूरा 21st क्रोमोसोम जो है ना, वो एक ही एग में आ गया है। एक एग में 21st क्रोमोसोम गया ही नहीं है, और एक में पूरा का पूरा पेयर आ गया है। तो जिस एग में 21st क्रोमोसोम का पूरा पेयर आ गया है, उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए जी? 24। जबकि स्पर्म तो नॉर्मल थे, तो उनके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं जी? 23, क्योंकि उनमें 21st क्रोमोसोम एक बार ही आया था। तो अगर ये 23 वाला स्पर्म और 24 वाला एग मिलता है, तो बच्चे के अंदर जो 21st क्रोमोसोम है ना, आप देखें, एक 21st क्रोमोसोम स्पर्म की तरफ से आ गया और दो 21st क्रोमोसोम किसकी तरफ से आ गया? एग में। तो उस बच्चे के अंदर 21st क्रोमोसोम बजाय 2 दफ़ा आने के, यानी पेयर की फॉर्म में होने के बजाय कितनी दफ़ा आ जाता है जी? 3 दफ़ा आ जाता है। इस बात को ज़रा दोबारा समझ लें। अगर इस बात में कोई कन्फ्यूजन होगी तो क्लास में आप मुझसे क्लियर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का मतलब क्या है जी? और कहता है जब स्पर्म या एग बनते हैं ना, तो बेटा हमारे अंदर जो क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं ना, उस 23 पेयर के आधे क्रोमोसोम एक स्पर्म में जाते हैं और आधे क्रोमोसोम एक स्पर्म में। इसी तरह एग में 23 क्रोमोसोम आधे एक एग में और 23 क्रोमोसोम एक एग में, ऐसे जाना होता है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि जब एग बनता है तो 21st क्रोमोसोम का पूरा पेयर जो है ना, वो एक ही एग में चला जाता है। दूसरे को 21st क्रोमोसोम मिलता ही नहीं है, और एक को 21st क्रोमोसोम का पूरा पेयर मिल जाता है। तो उसके अंदर 21st का, जिसके अंदर जो टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं वो 24 हो जाते हैं। जब ये 24 वाले एग को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो बच्चे के अंदर एक 21st क्रोमोसोम स्पर्म की तरफ से आ गया, और दो, क्योंकि एग के अंदर पूरा का पूरा पेयर था, दो 21st क्रोमोसोम आ जाते हैं जी फीमेल की तरफ से। तो बच्चे के अंदर क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम कितनी बार हो जाते हैं बेटा? 3 बार हो जाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। और बच्चे के अंदर क्योंकि 23 स्पर्म में 24 एग में, तो बच्चे के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं जी? 47। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। कहता है जी ये डिसऑर्डर ज़्यादातर एग में होता है और फीमेल की एज के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। अगर तो मदर टीन एज है, यानी 25 ईयर से कम एज की है मदर की, तो ऐसा एग पैदा होने के चांस बहुत कम होते हैं, 1 इन मैनी थाउजेंड। यानी कहता है जी बहुत कम चांस है कि ऐसा एग पैदा होगा जिसके अंदर 21st क्रोमोसोम 2 बार आया हुआ होगा, यानी 21st क्रोमोसोम का पूरा पेयर आ जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, 1 इन मैनी थाउजेंड्स। लेकिन अगर मदर की ये एज 40 ईयर्स है, तो ऐसा एग पैदा होने के चांस 1 आउट ऑफ 100 हो जाते हैं। और अगर मदर की एज अबव 40 ईयर है, तो ऐसा एग पैदा होने के चांस 3 आउट ऑफ 100 हो जाते हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, मतलब उनके लिए, क्योंकि ऑटोसोम का डिसऑर्डर है, तो इसमें ये नहीं होता कि वो लाजमी मेल होगा या लाजमी फीमेल होगा। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है बच्चा। उस बच्चे की सिम्टम क्या होंगी जी? ब्रॉड फेस, चेहरा उसका बड़ा होगा। सेक्वेंट आइज़, आइज़ में उसके भेंगापन पाया जाएगा, यानी वो देखता कहीं और है और लेंस की डायरेक्शन कहीं और होती है। प्रोट्रोडिंग टंग, इनकी ज़ुबान का कुछ हिस्सा इसके माउथ से बाहर रहता है। फिजिकल रिटार्डेशन, फिजिकली माजूर होते हैं ये बच्चे जिस्मानी तौर पर। मेंटल रिटार्डेशन, और कहता है जी मेंटली भी ये माजूर होते हैं, दिमागी लिहाज से भी माजूर होते हैं। स्किन फोल्डेड इन द इनर कॉर्नर, और इनकी गर्दन के पीछे या कान के नीचे आपको स्किन के बल पड़े हुए मिलेंगे। स्किन मोटी हुई होगी, जैसे बूढ़े लोगों की स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास डाउन सिंड्रोम या मोंगोलिज्म। बाकी 2 सिंड्रोम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।